कैपिटल गेन। कैपिटल गेन देखो, अब तक हम लोग क्या पढ़े? अब तक हम लोग पढ़े एक आदमी सैलरी से कमा सकता है। हम लोग ये पढ़े कि आगे और 4 चैप्टर में टोटल क्या पढ़ते हैं? एक आदमी घर भाड़ा लगा के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कमा सकता है। तो हम लोग तो 2 हेड पढ़ लिए। एक आदमी 5 तरीके से कमा सकता है, इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है सैलरी से, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी से, तीसरा कोई बिजनेस करके, चौथा कोई अपना एसेट को बेच के उस पर प्रॉफिट कमाना, और पांचवा अदर सोर्स। मतलब ये जो चारों हेड में नहीं आएगा वो पांचवा हेड में जाएगा। 5 हेड ऑफ इनकम हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लिए, हम लोग सैलरी पढ़ लिए। अब एक फटाफट वाला चैप्टर है कैपिटल गेन, ये और फिर अदर सोर्स पढ़ेंगे और फिर पीजीबीपी पढ़ेंगे। देखो कैपिटल गेन चैप्टर क्या बोलता है? कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप ट्रांसफर करते हो, कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप ट्रांसफर करते हो मतलब बेचते हो, तो उस पर प्रॉफिट या गेन अगर अपने कमाते हैं तो उस पर अपने को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ काम का मेन 2 वर्ड है। ये ट्रांसफर का मतलब क्या है? सिर्फ बेचना ही ट्रांसफर बोलते हैं? नहीं, ट्रांसफर में और भी बहुत कुछ है। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, कैपिटल एसेट बोलते किसको है? कौन कौन सा आइटम कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में आएगा और कौन कौन सा आइटम कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ ट्रांसफर का डेफिनेशन लिखिए। ट्रांसफर का देखो क्या मतलब है? सेल करना ट्रांसफर है, एक्सचेंज करना ट्रांसफर है। हम लोग अपना कोई राइट छोड़ देते हैं या सरेंडर कर देते हैं अपना कोई राइट किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, वो भी ट्रांसफर है। मान लो जैसे मेरा प्रॉपर्टी है, हम अपनी वाइफ के नाम पे उसको अपना राइट छोड़ दिया, वाइफ को बोले कि अब से तुम्हारा, हम अपना राइट छोड़ के बोले इस पर वाइफ का हक है, तो ये भी एक टाइप का ट्रांसफर है। गवर्नमेंट किसान लोग का कंपलसरी लेता है ना जमीन, जब कोई गवर्नमेंट को कोई पावर प्रोजेक्ट बनाना होता है, कोई डैम बनाना होता है, ब्रिज बनाना होता है, कोई बड़ा फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट किसान लोग से उनका जमीन कंपलसरी एक्वायर करता है। हाँ, कंपनसेशन दे के, पैसा दे के। तो वो जो कंपलसरी एक्वायर करता है गवर्नमेंट एसेट, उसको भी ट्रांसफर बोलते हैं। मतलब किसान के हाथ से वो जमीन गवर्नमेंट के पास गई। कन्वर्जन ऑफ एसेट टू स्टॉक, ये क्या होता है? स्टॉक किसको बोलते हैं? जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, जिसका खरीदने बेचने का हम काम कर रहे हैं। मान लो मेरा एक फ्लैट था, हम मान लो प्रॉपर्टी डीलर है, एक फ्लैट था जिसको मैं रहने का काम करता था, खुद रह रहा था, मतलब वो मेरा एसेट था। और बहुत सारा फ्लैट है जिनको हम खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, वो मेरा स्टॉक है। हम ये जो मेरा एसेट है ना, इसको भी अब हम बिजनेस में बेचने के लिए यूज कर लिए। हम कहीं और रह लेगा और ये फ्लैट भी हम बिजनेस में लाके बेच दिए, तो यानी हम अपना एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया, तो वो भी एक टाइप का ट्रांसफर माना जाएगा। मैच्योरिटी ऑफ एनी बॉन्ड और डिवेंचर और सिक्योरिटी, हम लोग पढ़ते हैं ना, डिवेंचर खरीदते हैं, प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं, उसका एक मैच्योरिटी पीरियड आता है। उसके बाद कंपनी उसको क्या करता है? रिडीम कर लेता है, वापस ले लेता है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़े थे हम लोग, तो कंपनी उसको रिडीम कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। तो पब्लिक से वापस डिवेंचर कंपनी के पास गया और पब्लिक को कमाई मिला, प्रॉफिट मिला, पैसा मिला, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो कैपिटल गेन कहलाएगा। तो ये सब टाइप, सेल करना, एक्सचेंज करना, अपना राइट को सरेंडर करना, गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर ले कोई लैंड या प्रॉपर्टी, एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करना, या डिवेंचर बॉन्ड, ये सब कंपनी जब वापस ले लेता है मैच्योरिटी पे, इन सब को ट्रांसफर के डेफिनेशन में माना गया। मतलब इन सब में अगर आपको कोई कमाई हो रहा है इनमें से कोई भी प्रोसेस के थ्रू, तो आपको उस कमाई के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब आते हैं कैपिटल एसेट किसको बोलते हैं सर? कौन कौन सा एसेट का ट्रांसफर करने में कैपिटल गेन देना पड़ेगा? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी या फिर सिक्योरिटी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी या फिर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, ये सब। लेकिन गवर्नमेंट कुछ एक्सेप्शन रख दिया, कुछ ऐसी चीजें जिन प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट टैक्सेबल नहीं माना, यानी गवर्नमेंट इसको कैपिटल एसेट ही नहीं माना। कुछ देखो, पहले क्या बोला? हर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज यानी शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स टैक्सेबल है, इनको कैपिटल एसेट मानो, इनको ट्रांसफर करते हो तो इन पे कैपिटल गेन देना पड़ेगा अगर प्रॉफिट कमाते हो। लेकिन गवर्नमेंट कुछ एक्सेप्शन भी रख दी, क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब बहुत वाइड हो जाता है, प्रॉपर्टी में तो सब कुछ आ जाता है। तो गवर्नमेंट बोला नहीं, सब कुछ बेचने पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो क्या क्या को हटाया?
पहला आइटम हटाया स्टॉक इन ट्रेड। अगर कोई तुम्हारा स्टॉक है, स्टॉक भी तो तुम्हारा प्रॉपर्टी है बिजनेस का, तो तुम बेचे तो उस पर गेन हुआ, लेकिन गवर्नमेंट बोला तो तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस है ना। मान लो मेरा स्टेशनरी शॉप है, तो जितने भी रजिस्टर, कॉपी, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, अगर मेरा फर्नीचर शॉप है तो जितना भी टेबल चेयर, अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो जितना भी एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, ये सब मेरा स्टॉक माना जाएगा और ये एक टाइप से मेरा प्रॉपर्टी भी है। तो क्या इनको बेचने में जो प्रॉफिट कमाए उस पर इनकम टैक्स भी दें नेट प्रॉफिट के ऊपर, और फिर ना कैपिटल गेन टैक्स भी दें? गवर्नमेंट बोला नहीं, स्टॉक इन ट्रेड को तुम बिजनेस का आइटम मानते हो, इस पर हम कैपिटल गेन नहीं लेंगे। तो पहला एक्सेप्शन कैपिटल एसेट में डेफिनेशन में जो नहीं आएगा वो है स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा, एसेट ऑफ पर्सनल इफेक्ट। तुम्हारा कोई पर्सनल इफेक्ट का सामान है। पर्सनल इफेक्ट मतलब जैसे तुम्हारे घर का बर्तन, तुम्हारा टीवी, तुम्हारे घर का टेबल, तुम्हारे घर का कूलर, तुम्हारे घर का एसी, ये सबको पर्सनल इफेक्ट का सामान मानते हैं। मूवेबल सामान, मूवेबल, इमूवेबल नहीं, मूवेबल, उनको भी गवर्नमेंट बोला हम टैक्स के दायरे के बाहर रखते हैं। अब देखो इस एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है, मतलब पर्सनल इफेक्ट का कौन सा सामान को कैपिटल एसेट माना जाएगा। देखो पहले क्या बोला, पर्सनल इफेक्ट के सामान को कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। कोई भी मूवेबल पर्सनल एसेट का आइटम है उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, मतलब उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट उसमें भी कुछ एक्सेप्शन रख दिया। क्या एक्सेप्शन रख दिया? ज्वेलरी अगर बेचते हो उसको कैपिटल एसेट मानेंगे और टैक्स लगाएंगे। ज्वेलरी तो पर्सनल इफेक्ट का सामान है, ज्वेलरी तो तुम्हारा पर्सनल इसमें सामान है, लेकिन गवर्नमेंट बोला ज्वेलरी बेचते हो उस पर कोई कैपिटल गेन होता है, हम टैक्स लगाएंगे। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, बहुत लोगों का हैबिट है ना, बहुत पुराना एंशिएंट कलेक्शंस रखता है, उसको भी गवर्नमेंट बोला तुम्हारा पर्सनल इफेक्ट हम मानते हैं, लेकिन हम उस पर कैपिटल गेन पे टैक्स लेंगे। तुम्हारे पास ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, पुराना वर्क ऑफ आर्ट है, पिकासो का पेंटिंग है, एम.एफ. हुसैन का पेंटिंग है तुम्हारे पास, ये सब पर्सनल यूज के सामान है, लेकिन इनको बेचते हो तो हम कैपिटल गेन लेंगे। मतलब देखो कैसे बोला, पहले बोला हर प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज कैपिटल एसेट है, फिर बोला स्टॉक इन ट्रेड एंड पर्सनल इफेक्ट का सामान कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन उस पर्सनल इफेक्ट में कुछ आइटम को कैपिटल एसेट मान के रख दिया। तो आओ पहले नहीं है नहीं है नहीं है का लिस्ट पढ़ते हैं। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। एसेट ऑफ पर्सनल इफेक्ट कुछ आइटम को छोड़ के कैपिटल एसेट नहीं है। वियरिंग अपैरल्स, तुम जो मतलब कपड़ा लत्ता पहनते हो घर में, तुमने जो कुछ भी ज्वेलरी को छोड़ के जो कुछ भी पहनने में यूज करते हो वो पर्सनल इफेक्ट है, उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। फर्नीचर को कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, अगर कोई किसान गांव देहात में, रूरल एरिया में, शहर एरिया में एग्रीकल्चर जमीन नहीं, अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर जमीन नहीं, गांव एरिया में अगर एग्रीकल्चर लैंड है और वो उसको बेचता है तो उसको कैपिटल एसेट मानेंगे। गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, बहुत जन शेयर मार्केट में गोल्ड का बॉन्ड्स खरीदता है, शेयर मार्केट का बॉन्ड्स खरीदता है, उनको अगर बेचते हो कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। हम लोग एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा आइटम कैपिटल एसेट नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, कुछ आइटम को छोड़ के पर्सनल इफेक्ट का सामान कैपिटल एसेट नहीं है। वियरिंग अपैरल्स, फर्नीचर कैपिटल एसेट नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया कैपिटल एसेट नहीं है। गोल्ड बॉन्ड्स कैपिटल एसेट नहीं है। स्पेशल बियरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये सब उसी कैटेगरी में आ गए, ये भी कैपिटल एसेट नहीं है। तो इन चीज़ों को कैपिटल एसेट नहीं माना। बाद बाकी कोई भी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है, लैंड, बिल्डिंग, ये सब तुम्हारा कैपिटल एसेट, ऑफिस का, फैक्ट्री का, मशीनरीज, ये सब कैपिटल एसेट माना जाएगा। शेयर, सिक्योरिटीज वगैरह हो गए, इनको कैपिटल एसेट माना जाएगा। देखो बॉन्ड्स को कैपिटल एसेट माना है, लेकिन यहाँ बोल दिया गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है, इनको कैपिटल एसेट नहीं माना गया। तो ये हमारा दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था। शेयर या ट्रांसफर का मतलब क्या होता है और कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है। क्लियर है आप लोग को? जी सर क्लियर है। ठीक है। अब आते हैं
कैपिटल एसेट पे जो तुम कमा लिए, कैपिटल एसेट को कितना कैटेगरी में रखा गया। कमाई को तुम्हारे कैपिटल एसेट के बेच कर जो कमाई आ रही है उसको दो कैटेगरी में रखा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कमायो, उस एसेट को लॉन्ग टर्म यूज कियो फिर कैपिटल गेन कमायो, कि शॉर्ट टर्म यूज कियो फिर कैपिटल गेन कमायो, क्योंकि दोनों पे टैक्स का रेट अलग अलग है। सर लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे, शॉर्ट टर्म किसको बोलेंगे? देखो तीन कैटेगरी रखा। कुछ आइटम को बोला 12 महीना से बेसी तुम्हारे पास था फिर बेच रहे हो, हम उसको लॉन्ग टर्म मानेंगे। कुछ आइटम को बोला 24 मंथ से ज़्यादा तुम यूज़ करके बेच रहे हो, हम उसको लॉन्ग टर्म मानेंगे। कुछ एसेट को बोला 36 मंथ से ज़्यादा यूज़ करके बेच रहे हो, उसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे। सर कौन कौन सा आइटम है जिसको 12 महीना से कम रखे तो शॉर्ट टर्म, 12 महीना से बेसी रखे अपने पास तो लॉन्ग टर्म। लिस्टेड कंपनी का इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, वो कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, उस कंपनी का इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर तुम अपने पास 12 महीना से कम रखते हो तो शॉर्ट टर्म, 12 महीना से ज़्यादा रखते हो तो उसको लॉन्ग टर्म एसेट बोला जाए। और भी कोई अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है, मतलब कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, सबको लॉन्ग टर्म माना। 12 महीना से ऊपर, 12 महीना से नीचे शॉर्ट टर्म। कोई यूनिट ऑफ यूटीआई है, मतलब म्यूचुअल फंड है तुम्हारे पास, म्यूचुअल फंड, तो वो भी 12 महीना से कम तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ऊपर तो लॉन्ग टर्म। यानी सीधा बात है, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, सिक्योरिटीज, इन सब को गवर्नमेंट बोला अगर 12 महीना से कम यूज करते हो तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने के ऊपर यूज करते हो तो लॉन्ग टर्म। लेकिन लिस्टेड, अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स को, मतलब जो कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर नहीं है लेकिन तुमको जानता है तो तुमको अपना शेयर बेच दिया, मतलब जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है वो कंपनी का शेयर अगर तुम्हारे पास है और वो भी 24 महीना से ऊपर तुम अपने पास रख के रखे हो, खरीदने से बेचने का डेट के बीच में 24 महीना से ज़्यादा का गैप है, खरीदने से बेचने के बीच में 24 महीना से ज़्यादा का गैप है तो उसको हम लॉन्ग टर्म मानेंगे। और खरीदने और बेचने के बीच में गैप 24 महीना से कम है, मतलब तुम्हारे पास वो 24 महीना से कम पीरियड के लिए पड़ा था तो वो शॉर्ट टर्म माना जाए। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर इमूवेबल प्रॉपर्टी जनरली दो ही टाइप का होता है, लैंड, बिल्डिंग, और कुछ कुछ बड़ा बड़ा मशीनरी जो एक जगह फिक्स हो जाए फिर हिलता नहीं है, बिल्कुल सही बात है, उसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और जनरली तो लैंड और बिल्डिंग का बात करते हैं। तो लैंड और बिल्डिंग या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो 24 महीना से कम है तुम्हारे पास तो शॉर्ट टर्म, 24 महीना से ज़्यादा है तुम्हारे पास तो लॉन्ग टर्म। और अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है तो 36 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, तुम्हारे पास पड़ा है 36 मंथ से कम टाइम के लिए तो शॉर्ट टर्म, ज़्यादा टाइम के लिए मोर देन 36 मंथ तो लॉन्ग टर्म। तो 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना, गवर्नमेंट 3 क्राइटेरिया रखा। लिस्टेड कंपनी का सिक्योरिटी के लिए 12 महीना से कम शॉर्ट टर्म, 12 महीने के ऊपर लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी 24 महीना से कम रखे हो तुम तो शॉर्ट टर्म, 24 महीने से ज़्यादा रखे हो तो लॉन्ग टर्म। और कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी तुम्हारे पास 36 महीना से कम है तो शॉर्ट टर्म, 36 महीना से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म। सर ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्यों पड़े हम अलग अलग? क्योंकि टैक्सेबिलिटी में हमको ये देखना पड़ेगा, जैसे हम आपको पहले रेट ही दिखाते हैं। एक मिनट, ये रहा रेट का चार्ट। सर तो शॉर्ट टर्म पे कितना रेट, लॉन्ग टर्म पे कितना रेट? देखो अगर शॉर्ट टर्म का कोई शेयर सिक्योरिटीज है तो उस पर टैक्स रेट, अगर तुम सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड किए हो तो टैक्स रेट 15% है। शेयर्स पे ना जब हम लोग शेयर परचेज सेल करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज तुमसे एक चार्ज ले लेता है जिसका नाम होता है STT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वो सेक्शन 111A में आता है। तो अगर सेक्शन 111A में कोई शेयर सिक्योरिटी तुम खरीदे और बेचे
वो भी शॉर्ट टर्म रख के अपने पास। शेयर सिक्योरिटी के लिए पीरियड कितना है? अगर लिस्टेड कंपनी का शेयर सिक्योरिटी है तो 12 महीना से कम शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ऊपर लॉन्ग टर्म, और अनलिस्टेड शेयर है तो 12 महीना से कम 24 महीना से कम शॉर्ट टर्म, 24 महीने के ऊपर लॉन्ग टर्म। अभी अभी पढ़े हम लोग। तो अगर तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म कोई शेयर सिक्योरिटी को तुम रख के बेचते हो तो टैक्स रेट 15% है, और कोई आइटम अगर शॉर्ट टर्म रख के बेचते हो तो तुम्हारे पास स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। वही 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30%, वही स्लैब रेट लग जाएगा। तो शेयर सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट 15% का रेट रख दिया शॉर्ट टर्म नेचर के आइटम के ऊपर, और बाकी के ऊपर स्लैब रेट लगा। लेकिन अगर तुम कोई आइटम लॉन्ग टर्म रख के बेच रहे हो तो अगर इक्विटी शेयर टाइप का सिक्योरिटी है और 1 लाख से ऊपर का वैल्यू है, अगर इक्विटी शेयर्स है या कोई उस काइंड का सिक्योरिटी है, मतलब सीधा बात है शेयर सिक्योरिटी बॉन्ड डिबेंचर्स टाइप का सिक्योरिटी है, 1 लाख से कम का है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा लॉन्ग टर्म में। 1 लाख से ज्यादा वैल्यू का है तो 10% टैक्स लगेगा अगर तुम उसको लॉन्ग टर्म रखते हो तो देखो शेयर सिक्योरिटी में शॉर्ट टर्म में 15%, लॉन्ग टर्म में 1 लाख तक नील, 1 लाख से ज्यादा का 10%, और अगर अदर कोई आइटम है शेयर सिक्योरिटी को छोड़ के तो उस पर 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो 4 कहानी है। शॉर्ट टर्म है शेयर सिक्योरिटी है तो 15%, अदर कुछ है तो नॉर्मल स्लैब रेट। लॉन्ग टर्म है इक्विटी शेयर या उसके जैसा शेयर सिक्योरिटी है तो 10%, 1 लाख से ज्यादा वैल्यू के ऊपर। अगर कैपिटल गेन 1 लाख से कम हो रहा है तो कोई टैक्स नहीं। और अगर इन शेयर सिक्योरिटी को छोड़ के और कोई आइटम है जो लॉन्ग टर्म नेचर का है तो उसको लॉन्ग टर्म अपने पास रखे, फिर बेच के उस पर गेन कमाए तो 20% टैक्स। ये क्लियर है भैया? प्रिया क्लियर है ये? जी सर क्लियर है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग पढ़े कि कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगता है। कैपिटल गेन क्या होता है? जब हम कोई कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं। हम लोग ट्रांसफर का मतलब पढ़े, हम लोग कैपिटल एसेट का में क्या क्या आइटम आता है और क्या क्या एक्सेप्शन है वो पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े कि ये जो हम कमाते हैं कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके, अगर हम उस एसेट को अपने पास लॉन्ग टर्म रखे थे या शॉर्ट टर्म रखे थे तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है वो पढ़े। 3 कैटेगरी है, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। और आखिरी चीज पढ़े हम लोग कि अगर हम एक बार लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड कर लिए तब उस पर हमको टैक्स कितना देना पड़ेगा। तो ये 3 चीज अभी तक पढ़े। अब आते हैं इस चैप्टर के फॉर्मेट के ऊपर जो कि आज का लास्ट टॉपिक होगा। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर कोई आइटम पे हो रहा है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले होगा सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन मतलब कितने में तुम बेचे, तो सेल का फिगर लिख दिए। अब ये जो शेयर सिक्योरिटी बेचते हैं या कोई बड़ा बड़ा एसेट बिकवाते हैं तो हमको कोई कमीशन एजेंट रखना पड़ता है और उसको कमीशन देना पड़ता है। तो ये बेचने के लिए कुछ खर्चा हुआ अगर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर तो वो माइनस करो। तो सबसे पहले लिखिए सेल कंसिडरेशन। मान लो मेरे पास एक ज्वेलरी था, मेरे पास कुछ ज्वेलरी था जिसका वैल्यू हम बेचे 20 लाख में। मेरे पास ज्वेलरी था जिसको हम मतलब अपने पास रखे थे 8 महीना या 10 महीने या 11 महीना। मूवेबल आइटम के लिए कितना पीरियड से लॉन्ग टर्म होता है? 36 महीना। मूवेबल आइटम के लिए 36 मंथ से कम हो तो शॉर्ट टर्म, 36 मंथ से ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म। हम मान लो उसको अपने पास 1.5 साल रखें या 2 साल रखें तो लेस देन 36 मंथ हुआ। हम उसको 20 लाख में बेच दिए तो सेल कंसिडरेशन लिखिए 20 लाख। मान लो ये बिकवाने के लिए हमको किसी को कमीशन देना पड़ा, मतलब ये ट्रांसफर के लिए खर्चा करना पड़ा। मान लो हम 1 लाख रुपया खर्चा किया तो हम माइनस कर दिए तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना आया? 19 लाख। नेट सेल कंसिडरेशन आया 19 लाख, 19 लाख। अब गवर्नमेंट 2 चीज और माइनस करने तुमको अलाउ करेगा। क्या क्या? एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब इसको खरीदने का खर्चा। ये ज्वेलरी हम कभी खरीदे भी तो होंगे तो जो खर्चा लगा वो। और दूसरा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इस ज्वेलरी को ठीक ठाक करवाने में भी अगर कुछ खर्चा लगा, पॉलिश करवाना पड़ा, कुछ टूट गया था ठीक कराना पड़ा, तो वो सब करवाने के लिए हमको कुछ खर्चा लगा। मान लो अंगूठी था उसमें हीरा लगवाने का खर्चा लगा
तो ये मान लो कोई कड़ा था, कंगन हाथ में पहनने वाला, उसमें हम कुछ डायमंड्स फिट करवाए या कोई और टाइप का स्टोन लगवाए, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दोनों माइनस करने देगा गवर्नमेंट। तो हम पहले 20 लाख में बेचे, हमको 1 लाख कमीशन देना पड़ेगा, तो 19 लाख मेरा नेट सेल कंसिडरेशन आया। अब मान लो इसको खरीदने में मेरा 10 लाख लगा था और इम्प्रूवमेंट करवाने का 3 लाख और खर्चा हो, तो 10 + 3 13 लाख और माइनस करने देगा गवर्नमेंट हमको। तो 19 लाख माइनस 13 लाख, 6 लाख का मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, क्योंकि ज्वेलरी को हम अपने पास 1.5 साल रखे थे, 36 महीना से कम। मूवेबल एसेट में 36 महीने को नीचे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म होता है। हम 1.5 साल या 2 साल रख के बेचे, तो मेरा 6 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब इस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा। ये जो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 लिखा है, इसका बात बाद में करेंगे। अभी यही समझो, यही मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, और यही लॉस आता तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लिख देते। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ मेरा 6 लाख। क्लियर है ये? यस सर। अब देखो लॉन्ग टर्म अगर ये हो जाता है, मान लो ये ज्वेलरी हम 4 साल रख के बेचा अपने पास, तब थोड़ा सा कैलकुलेशन बदल जाता है। पहला 3 स्टेप सेम है। सेल कंसिडरेशन, मान लो ये ज्वेलरी हम 20 लाख में बेचा है, तो सेल कंसिडरेशन 20 लाख। मान लो ब्रोकर या कोई जिस ज्वेलर एजेंट के थ्रू हम बिकवाया, वो मेरे से 1 लाख रुपया चार्ज ले लिया अपना कमीशन, तो 19 लाख मेरा नेट सेल कंसिडरेशन हुआ। अब आता है कहानी, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है उस पर गवर्नमेंट एक और बेनिफिट देता है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, गवर्नमेंट उस पर एक और बेनिफिट देते हैं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट। सर ये इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है? एक बात समझ में आ रही है प्रिया, कोई एसेट मान लो हम 20 साल पहले खरीदा था, तो 20 साल पहले हम उसका जो मान लो 10 लाख पेमेंट किया था, आज के दिन भी उस 10 लाख का वैल्यू सेम है क्या? कोई एसेट हम 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल पहले खरीदा था, मतलब लॉन्ग टर्म नेचर का आइटम उसका, तो उस समय जब हम खरीदा था उसका मान लो हम 3 लाख चुकाया था, क्या आज के दिन 10 साल पहले का 3 लाख का वैल्यू आज भी 3 लाख है? नहीं सर। महंगाई के कारण उसका वैल्यू बढ़ जाते हैं ना। जी सर। अपने बोलते हैं ना 10 साल पहले 3 लाख, मतलब आज के तो 30 लाख रुपया हो गया, या 10 लाख रुपया हो गया, मतलब तुम्हारा कॉस्ट गवर्नमेंट बोल रहा है बढ़ गया, तुम इतना साल रख के रखे तो कॉस्टिंग बढ़ गया। तो अब देखो मेरा एग्जांपल लेते हैं, हम बेचा 20 लाख में, हम सेल कंसिडरेशन में 20 लाख लिख दिया, हम 1 लाख ब्रोकर को दिया, हम एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 1 लाख माइनस कर लिया, मेरा नेट सेल कंसिडरेशन आया 19 लाख। अब मान लो हम इसको 2013-14 में 2013-14 में खरीदा था, और अभी कौन सा चल रहा है 2021, ये लॉन्ग टर्म हुआ कि शॉर्ट टर्म हुआ? हम इस ज्वेलरी को 2013-14 में खरीदा था और आज बेच रहे 2021 में, तो ये लॉन्ग टर्म नेचर का हो गया, मोर देन 36 मंथ। ज्वेलरी है मूवेबल आइटम, मोर देन 36 मंथ, लॉन्ग टर्म नेचर का आइटम हो गया। तो हमको गवर्नमेंट बोला ये मान लो हम 2013-14 में इसको 3 लाख में खरीदा था, तो गवर्नमेंट बोल रहा है 3 लाख मत लिखो, तुमको ज्यादा माइनस करने देंगे। अरे कितना ज्यादा? तो गवर्नमेंट बोला एक फॉर्मूला देते हैं, कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में खरीदे थे, मेरा वाला एग्जांपल में हम 2013-14 में 3 लाख में खरीदा था, तो 3 लाख लिख दिया, इनटू इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। तुमको एक इंडेक्स दिया रहता है, हम एक बार वो शेयर करने का कोशिश करते हैं इंडेक्स, इस टॉपिक को समझाने के बाद तुमको इंडेक्स दिया हुआ रहेगा। याद है इंडेक्स नंबर बोल के स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर पढ़ते थे, वही इंडेक्स नंबर से वो इंडेक्स आया जो यहाँ काम आएगा। मान लो 2020-21 का इंडेक्स 221 है, मान लो 2020-21 का इंडेक्स 221 है, और 13-14 जिस साल खरीदे थे, 13-14 जिस साल खरीदे थे उस साल का इंडेक्सेशन मान लो 140 है। हम एक बार मन से ले रहे हैं फिगर, क्योंकि इंडेक्स का चार्ट आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, किस ईयर का क्या इंडेक्स होता है वो आपको याद नहीं करना है, सिर्फ करंट ईयर का इंडेक्स याद रखना है, उसका बात हम आपके साथ करेगा अगले 5 मिनट। तो अब एक कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। 3 लाख मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, करंट ईयर का इंडेक्स मान लो 220 है, इंटू 220
और उस साल जिस साल खरीदे थे उस साल का इंडेक्स मान लो 180 है, तो डिवाइडेड बाई इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज 180, तो मेरा वैल्यू आ गया 3,66,667। तो 3 लाख मेरे को गवर्नमेंट नहीं माइनस करने देगा, मेरे को गवर्नमेंट 3,66,667 माइनस करने देगा। इस कंसेप्ट को बोलते हैं इंडेक्सेशन। 2013-14 का परचेज प्राइस को हम आज के परचेज प्राइस में कन्वर्ट कर लिए, इंडेक्स करंट ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया और पास्ट ईयर के इंडेक्स जिस ईयर से खरीदा था उस ईयर के इंडेक्स से डिवाइड किया, तो मेरा करंट वैल्यू आ गया। हम पास्ट वैल्यू को आज के वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। और यही मान लो हम 2010 में खरीदा होता या 9 में खरीदा होता, तो उस समय का इंडेक्स दिया रहता। से फॉर एग्जांपल 2010 में खरीदा था हम इसको, 2010 का इंडेक्स मान लो 140 है और आज का इंडेक्स 220, तो 3 लाख इंटू 220 डिवाइडेड बाई 140। करंट ईयर का इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो और बेस ईयर जिस ईयर खरीदे थे उस ईयर के इंडेक्स से डिवाइड करो, तो यहाँ मेरा वैल्यू आ जाता 4,71,428। ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे फॉर्मेट में माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। तो खरीदे थे 3 लाख में, लेकिन गवर्नमेंट हमको 4,77,000 माइनस करने दी, क्योंकि मेरा महंगाई के कारण कॉस्ट बढ़ गई। वैसे ही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा, जिस साल इम्प्रूवमेंट कराए थे उस साल का इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करोगे, जिस साल इम्प्रूवमेंट कराए थे उस साल के इंडेक्स से डिवाइड कराओ और जिस ईयर बेच रहे हो उस ईयर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करो। मान लो 2017-18 में हम इसमें हीरा लगवाए थे, इस ज्वेलरी में हम कुछ हीरा फिटिंग करवाए थे या कोई अदर प्रीशियस स्टोन लगवाए थे, तो मान लो हीरा फिटिंग का मेरा 50,000 खर्चा हुआ, तो 50,000 का खर्चा हुआ 2017-18 में। मान लो हम हीरा लगवाए थे, तो 2017-18 का इंडेक्स मान लो 190 दिया हुआ और आज का 220, तो 50,000 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 190, 57,894 वैल्यू हो जाता, तो वो माइनस करने मिलता। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या फ़र्क है? एक तो टैक्स के रेट का फ़र्क है, वो तो है ही, उसके अलावा शॉर्ट टर्म में ये इंडेक्सेशन नहीं होता। शॉर्ट टर्म में जितना में खरीदे या जितना वैल्यू में इम्प्रूव कराए पूरा माइनस कर लो, दैट्स इट। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर ये, तो तुम्हारा जितना एक्विजिशन का खर्चा लगा उसको इंडेक्स में इंडेक्सेशन लगा के कन्वर्ट करो आज की डेट पे, जितना इम्प्रूवमेंट का खर्चा लगा उसको इंडेक्स लगा के आज के वैल्यू में कन्वर्ट करो, फिर माइनस करो। तो मेरा कॉस्ट आ गया था 4,71,000 और मेरा इम्प्रूवमेंट का खर्चा आ गया था 58,000, तो 5,29,000 हमको माइनस करने मिल जाएगा। 19 लाख में से 5,29,000 गया, 19 में से 5 लाख गया 14 लाख और 29,000 गया 13,71,000। 13,71,000 तुमको तुम्हारा माइनस करने के बाद वैल्यू बचे, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तुम्हारा 13,71,000। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म में विदाउट इंडेक्स हम डायरेक्ट दोनों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस कर देते हैं, लॉन्ग टर्म में इंडेक्स वैल्यू से आज के वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर माइनस करते हैं। फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है, बस खाली यहाँ पे इंडेक्स वर्ड लग गए। अब ये इम्प्रूवमेंट में कुछ कहानी है, और ये जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में उसका बाद में करेंगे। हम आपको वो चार्ट दिखाता है जहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है। आपको जैसे बोल दिया 2012 में इंडेक्स 100 था, आपको यही 2 ईयर याद करना है। एकदम पहला ईयर क्या था इंडेक्स का और आज का इंडेक्स कितना है, बस। बाद बाकी इंडेक्स आपको रटना नहीं है, एग्जाम में आपको इंडेक्स दे देगा ऐसे। जैसे 2001-2 का बोला 2, 3, 3, 4 ऐसे बोलता गया, और आज का 2021 का इंडेक्स है 301। तो आपको यही 2 इंडेक्स याद रखना है, बाकी ईयर का इंडेक्स आपको एग्जाम में दे देगा। 2021 का इंडेक्स है 301 और 0102 का इंडेक्स था 100, मतलब 0102 से इंडेक्सेशन स्टार्ट हुआ और 21-22 आपका जो करंट ईयर है। क्योंकि कई बार आपको बोलेगा कि एसेट 2000-2001-2 के पहले खरीदा गया था, तो पहले का तो इंडेक्स नहीं मालूम, तो हम लोग 2001-2 का इंडेक्स ले लेंगे। 2001-2 का इंडेक्स आपको याद रखना पड़ेगा, वो बहुत बार एग्जाम में नहीं देगा।
आपको बोलेगा 98, 99, 95, 96 में एसेट खरीदा था, तो फिर 98, 95 का तो इंडेक्स नहीं पता, तो 2001-2 का इंडेक्स लेना पड़ेगा। तो 2001-2 का इंडेक्स याद रखना 100 है, और आपका करंट ईयर क्या है 2021, उसका इंडेक्स 301 है। ये आपको दो चीज़ याद रखनी, क्योंकि ये भी बहुत बार लोग गायब कर देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि करंट ईयर का इंडेक्स आपको याद होना चाहिए। बाद बाकी ईयर कोई और ईयर में परचेज हुआ है, मान लो 2017-18 में परचेज हुआ है, तो ये आपको 272 इंडेक्स एग्जाम में देगा। मान लो 11-12 में परचेज हुआ है तो 184 आपको इंडेक्स देगा। 12-13 में परचेज हुआ तो 200 आपको इंडेक्स देगा। तो बाकी ईयर का इंडेक्स आपको दे देगा। सिर्फ आपको आपके करंट ईयर का याद रखना है 301 है, और बेस ईयर मतलब एकदम फर्स्ट ईयर जहाँ से इंडेक्सेशन स्टार्ट हुआ 2001-2, इसका इंडेक्स 100 है। इसके अलावा आपको कोई इंडेक्स याद नहीं करना। और कन्वर्ट कैसे होगा, जितना कॉस्ट लगा इनटू करंट ईयर का इंडेक्स डिवाइडेड बाय जिस ईयर खरीदे थे उस ईयर का इंडेक्स, या जिस ईयर इंप्रूव करवाए थे उस ईयर का इंडेक्स। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका इंडेक्सेशन कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। तो हम लोग ये याद कर लिए। तो हम लोग अब तक क्या क्या देख लिए? कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है, कैपिटल एसेट को बेचने पे जो कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स लगता है। बेचने का मतलब यहाँ ट्रांसफर है, ट्रांसफर का डेफिनेशन पढ़े। कैपिटल एसेट में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है वो डेफिनेशन पढ़े। फॉर्मेट देखिए, एसेट को दो कैटेगरी में बांटा गया, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। कब कौन सा एसेट लॉन्ग टर्म होगा, कब कौन सा एसेट शॉर्ट टर्म होगा, और लॉन्ग टर्म पे कितना टैक्स रेट, शॉर्ट टर्म पे कितना टैक्स रेट। और फिर फॉर्मेट पढ़े कि लॉन्ग टर्म का फॉर्मेट कितना, शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट कैसा। और फिर ये इंडेक्सेशन का कहानी लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। अगर एसेट खरीदा गया है 1/4/2001 के पहले, तो किस ईयर का इंडेक्स लेंगे? 2001-2 का इंडेक्स लेंगे। प्राइस कौन सा लेंगे? आपको एग्जाम में अगर 98-99 में खरीदा गया और उस समय का प्राइस दे दिया, 98-99 में खरीदा गया है और उस समय का प्राइस दे दिया, और 2001-2 का भी प्राइस दे दिया, तो जो प्राइस हायर हो वो लेंगे, जो प्राइस हायर हो वो लेंगे। और इंडेक्स कौन से ईयर का लेंगे? 1-2 का। आई रिपीट, मान लो 98-99 में एक एसेट हम 3 लाख में खरीदा था, 98-99 में एक एसेट हम 3 लाख में खरीदा था, जिसका 2001-2 का वैल्यू सम्स में दिया हुआ मान लो 5 लाख है। तो 3 लाख 5 लाख में कौन सा बढ़ा? 5 लाख। तो 5 लाख हम कॉस्ट मानेंगे, और 2001-2 का इंडेक्स कितना? 100। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 100 इस साल बेचे हैं, तो इनटू करंट ईयर इंडेक्स 301। तो कॉस्ट लेते वक्त कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज हायर लेंगे अगर 2001-2 के पहले का खरीदा हुआ एसेट है तो, और इंडेक्स 2001-2 का लेंगे। अगर एसेट आपको कहीं से गिफ्ट मिला है तो आपका कॉस्ट कितना होगा? मान लो आपके अंकल आपको 2 लाख का एक एसेट गिफ्ट किए, जिसको आप आज बेच दिए। 2015-16 में आपके एक अंकल आपको एक गिफ्ट किए थे, उसको आप आज बेच दिए, तो आपका कॉस्ट कितना माना जाएगा? आपको गिफ्ट मिला, रिमेंबर, ट्राई करो। 2013-15-16 में आपको एक अंकल 2 लाख का एक आइटम गिफ्ट किए, जिसको आप 2021 में 4 लाख में बेच दिए, तो आपका कॉस्ट कितना माना जाएगा? आपको कितना खर्चा लगा? आपको तो 0 रुपया लगा क्योंकि गिफ्ट मिला है, लेकिन आपको गवर्नमेंट बोला कि हम आपको 0 रुपया कॉस्ट नहीं मानेंगे, जो आपके अंकल का परचेजिंग प्राइस था हम उसको कॉस्ट मानेंगे। आपके लिए आपके अंकल खरीदे थे 2 लाख में, आपको फ्री में गिफ्ट किए 15-16 में, तो आपका कॉस्ट 0 नहीं होगा, आपका अंकल का परचेजिंग प्राइस आपका कॉस्ट होगा। तो देखो हम सेकंड नंबर नोट में क्या लिखा है, इफ एसेट रिसीव्ड एज गिफ्ट देन इंडेक्स ईयर विल बी ओरिजिनल होगा। अच्छा, 2001-2 के पहले अगर कोई इंप्रूवमेंट करवाए हैं उसको इग्नोर करना है। 2001-2 के पहले अगर कुछ इंप्रूवमेंट पे खर्चा किए हो उसको इग्नोर करो। 2001-2 के बाद इंप्रूवमेंट करवाए हो उसको इफेक्ट में लेना। तो आज हम इतना ही बात करेंगे। इन्फ्लेशन इंडेक्स देखो हम आपको दे के रखा है थोड़ा सा एग्जाम्पल में। आज हम यही रोकेंगे क्योंकि हमको इसके बाद तो 2-4 बात करना है और कुछ एग्जाम्पशंस का बात करना है।